गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पर डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करूंगा। फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो शायद हिडन हैं, उनको भी आपके सामने यहां पे लाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो का उपयोग आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी के लिए हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी आधार पे ये वीडियो रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं डिस्कस किया जा रहा है और मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं, तो आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ना ही मेरा काम है और ना ही मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं। अपनी स्टडी के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के लिए और एक फ्रेंडली बेसिस पर लर्निंग के लिए आप इस वीडियो को चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर आईओसी के बारे में। सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है वो लाइव मार्केट की है, तो आपको लाइव मार्केट और आपके पास जब ये वीडियो पहुंचेगा तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। लेकिन अगर हम स्टॉक के 52 वीक लो हाई पर नजर डालें तो 194 रुपए के इसने हमको हाई बनाकर दिखाए हैं, वहीं 117 रुपए के इसने लो बनाकर दिखाए हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के बिल्कुल करीब भी दिखाई पड़ रहा है। अब इस गिरावट को आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ये चीजें हम इस स्टॉक की स्टडी के बाद में डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आईओसी या फिर किसी भी कंपनी को अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़े उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में जरूर से जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात, ये कंपनी रिफाइनरी बिजनेस से बिलोंग करती है और पीएसयू सेक्टर में आती है। इस कंपनी का जो रिफाइनरी बिजनेस है वो देश का लार्जेस्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो देश में आती है प्राइवेट और हम लोग सरकारी कंपनीज को जोड़ लेते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद में ये दूसरे नंबर पे आने वाली कंपनी है। और सरकारी क्षेत्र में बात करें तो इससे बड़ी कंपनी फिलहाल आपको यहाँ पे देश के अंदर बिजनेस करती रिफाइनरी में कोई नजर नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको रिफाइनरीज के ऊपर फोकस करती दिखाई पड़े, कंपनी अपने बिजनेस के अंदर लगातार डाइवर्सिफिकेशन भी लाती दिखाई पड़ी है। ये एक ऐसा, मुझे लगता है इस कंपनी का एक एसेट है जिसको अगर हम बाकी पीएसयू से कंपेयर करें तो शायद आईओसी मुझे उसमें कहीं ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई पड़ती, क्योंकि बिजनेस को अपने समय के साथ में ना सिर्फ एक्सपेंड करने का प्रयास करती है बल्कि उसको डाइवर्सिफाइड और जैसे जैसे समय की उपयोगिता बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज ऑफ मोड के आधार पर भी चलाने का प्रयास करती है। ये कंपनी सोलार बिजनेस में भी अपने आप को एंटर करती दिखाई पड़ी है, ग्रीन एनर्जी में भी अपने आप को एंटर करती दिखाई पड़ी है और जो भी रिसोर्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, उन सब सेगमेंट में कंपनी का थोड़ा थोड़ा करके हिस्सेदारी हमको जरूर देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां कंपनी धीमे धीमे करके अपने बिजनेस को और भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो रिफाइनरीज तो इसकी स्ट्रेंथ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही फ्यूचर में आने वाले जो भी आपके एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर बात करने की कोशिश करें कि कंपनी की जो उपयोगिता है उसको नकारा नहीं जा सकता। रिफाइनरीज का जो बिजनेस है उसकी डिमांड को, उसकी जो मैं कहता हूं भविष्य में जो उसका रिक्वायरमेंट है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो एक ऐसी कंपनी जो सरकारी क्षेत्र से बिलोंग कर रही है, एक ऐसे बिजनेस के अंदर बैठी हुई है जो बिजनेस आपको आने वाले समय में और भी ग्रो करता दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी सरकारी क्षेत्र की आपको लार्जेस्ट कंपनी के रूप में देखी भी जाती है। इस कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करने का मुझे लगता है कि इंटरेस्ट हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। प्राइस एक्शन एक आपके लिए कंसर्न जरूर हो सकता है, तो मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, स्टॉक के प्राइस को देख करके हमको यहां पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कंपनी है जिसने हमारे साथ में तकरीबन 66 टाइम्स ऑलरेडी डिविडेंड प्रोवाइड किए हुए हैं। जितनी हिस्ट्री के काउंट मैं कर पाया उनके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। डिविडेंड यील्ड को तो हम आगे चल के देख ही लेंगे। साथ ही साथ ये वही कंपनी है जो हमारे साथ में ऑलरेडी 6 टाइम बोनस शेयर्स का डिक्लेरेशन भी करती हुई नजर आई है। तो अगर आप कंपनी के प्राइस को देख रहे हैं और उसको देख करके आपको लगता है कि महज 120-130 रुपए के प्राइस में स्टॉक हमको दिखाई पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू यहां से तकरीबन 10 गुने तक ज्यादा जा सकती है। और ये स्टॉक हो सकता है कि आपको मार्केट में अगर अपने सारे बोनस शेयर और डिविडेंड को जोड़ के देखी जाए तो तकरीबन 1500-1600 रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू नजर आती है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर लगातार इस प्रकार की चीजों को दिया जा रहा है, लगातार लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, छोटा रिटेलर भी आ पाए, बड़े एचएनआईज और एफआईज भी अपने आप को एंटर कर पाए। इन सभी चीजों को यहां पे पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पे मार्केट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस स्टॉक के अंदर अपने आप को ला पाए। इसीलिए कंपनी के प्राइस को इस लेवल पे मेंटेन करने का प्रयास कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हमेशा से किया जा रहा है। तो प्राइस एक्शन आपको एग्जैक्टली तब परेशान करेगा जब आप सिर्फ और सिर्फ उसको स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको इसकी रियल वैल्यू का अंदाजा भी लग जाएगा। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में कुछ और भी डिटेल्स। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं, थोड़ा सा चीजों को डिटेल में समझने के बारे में बात करने किया जाए तो थोड़ा सा आगे चल करके इसकी वैल्यूएशन को भी स्टडी करना पड़ेगा। वैल्यूएशन बेसिस पे देखा जाए तो
कंपनी यहाँ पे 1,69,412 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप रखती है, जो कि एक लार्ज कैप की निशानी है। पीई इसका 15.95 का और पीबी इसका 0.92 का। स्टॉक की फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपए की है, तो स्टॉक कभी भी अपने भविष्य में स्प्लिट लाना चाहेगा तो ला सकता है। अभी भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे दिखाई पड़ेगा, बेहद सस्ती वैल्यू पे मार्केट में काम करता दिखाई पड़ेगा। जिस 66 टाइम के डिविडेंड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड है, उसके डिविडेंड यील्ड पर नजर डालिए तो 9.93% का, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड यील्ड कंपनी का हमको देखने को मिलता है। आप अंदाजा लगाइए इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी के अंदर आपको किस लेवल पे यहां पे अभी तक पैसे आते दिखाई पड़े हैं। बात करें कंपनी की बुक वैल्यू के तो 130.4 के आसपास है। कंपनी के पास में कैश के रूप में भी 2096 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू मौजूद है। कंपनी के डेट एक बड़ा अमाउंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, जो कि 1,40,000 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर कंपनी की आप एंटरप्राइजेस वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि टोटल कंपनी की वैल्यू देखेंगे, तो वो 3,07,000 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ती है। तो डेट कंपनी के ऊपर है, लेकिन जिस मॉडल से बिलोंग करती है, मैं कहता हूं पैटर्न पे कंपनी काम करती है, यहां पे आपको बड़े बड़े हैवी लेन देन देखने को जरूर मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोमोटर होल्डिंग को थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे ही। ईपीएस इसका 7.52 का है। वहीं बात करें सेल्स ग्रोथ के बारे में तो ये हमको गिरती दिखाई पड़ी है, नेगेटिव में 7.77% की है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये 268% से ज्यादा की नजर आती है। आरओई जो है वो 26.7 का है। आरओसी जो है वो 22.22 का देखने को हमको यहां पर मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो 51.51% की होल्डिंग यहां पे प्रमोटर्स की है। कोई प्लेजिंग है नहीं, सरकारी क्षेत्र की होल्डिंग है, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग नजर आएगी और थोड़े बहुत कभी कभी ऊपर नीचे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से कंपनी के परफॉर्मेंस हमको नजर आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डीआईज को देखें तो 29.65% की होल्डिंग्स रखते हैं। पब्लिक की होल्डिंग 11.41% की है और यहां पे जो एफआईसी की होल्डिंग वो 7.43% की इस कंपनी के अंदर हमको दिखाई पड़ती है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सुटेबल और मजबूत मुझे दिखाई पड़ता है। मेरी पर्सनल राय है कि ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी ने अपने जो हाल ही में रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स के अंदर हमको ईयरली बेसिस पे एक डिप देखने को मिला और यहां पे हमको क्वार्टरली बेसिस पे हल्का सा जंप नजर आया। तो यही एक रीजन है कि स्टॉक जो था मार्केट के गिरने के साथ साथ हमको और भी डिप जाता दिखाई पड़ा है। सिमिलर पैटर्न में कंपनी के कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट होती दिखाई पड़ी है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे हमको डिक्लाइन करते दिखाई पड़े, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे यहां पे हमको एक जंप देखने को मिली है। अब अगर आप एक साल के नंबर्स को देखने का प्रयास करेंगे तो शायद ये नंबर आपको थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर नजर आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास करें और पिछले 4-5 सालों की डिटेल निकालने का प्रयास करें तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पर अगर नजर डालने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जहां कंपनी ने 2020 में हमको लगभग 900 करोड़ का घाटा दिखाया था, 2021 में 21,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, फिर 25,000 करोड़ के प्रॉफिट में आई, फिर 9,000 करोड़ के प्रॉफिट में आई और अब इनका प्रॉफिट बढ़कर के 41,000 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा था लास्ट ईयर के हिसाब से। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफी ऊपर नीचे होते हैं, कंपनी के जो सेल्स है वो भी आपको काफी ऊपर नीचे के लेवल दिखाती है। और रीजन इसका ये है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर जिस फैक्टर के ऊपर काम करता है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला, क्योंकि ये कंपनी सरकारी क्षेत्र से है और एक ऐसे रिफाइनरी बिजनेस में काम कर रही है जहां पे कच्चे तेल की जो वैल्यू है, उसका जो इंटरनेशनल प्राइस है वो बार बार स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कच्चा तेल सस्ता है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाएगी, इनके लिए कच्चा माल खरीदना सस्ता हो जाएगा और उसके बाद में इनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। कच्चे तेल के भाव जैसे ही बढ़ेंगे कंपनी के लिए दिक्कतें आएंगी और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी। और सिमिलर पैटर्न में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या किसी भी देश की जो गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र बिलोंग कर रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि यहां पे तमाम चीजों को देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, डिमांड सप्लाई की चेन को देखते हुए और आम जनता को देखते हुए इनके जो बिजनेस के जो टैक्सेस हैं उनके अंदर हमको बार बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के प्राइस को बार बार हैम्पर करते हैं, कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव। और यही दोनों चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारी स्टडी की आवश्यकता जरूर से जरूर पड़ती है। तो अगर मैं इन चीजों को डिटेल में स्टडी करने के बाद में स्टॉक को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि अगर मैं इस स्टॉक के अंदर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने का प्रयास करूं या फिर स्विंग ट्रेड या फिर मिड टर्म में यहां पे अपना पैसा लगाने के बारे में सोचूं तो हो सकता है कि मैं किसी गलत समय में अपने आप को ट्रेड में इन्वॉल्व पा लूं, या हो सकता है कि ऊपर नीचे के लेवल में सही समय पे मैं अपने आप को एंटर करता हुआ ना देख पाऊं। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन यहां पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की है तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल हो सकते हैं अगर मैं इस स्टॉक को आने वाले 3 से 5 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूं और इस स्टॉक के फंडामेंटल्स मुझे उस हिसाब
हिसाब से कन्विंस करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वो मेरे हिसाब से बहुत मजबूत भी है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भविष्य की तरफ इसकी डिमांड और भी बढ़ती दिखाई पड़ेगी। कंपनी एक लार्ज कैप से बिलोंग करती है, कंपनी के पास में एक बेहद मजबूत फंडामेंटल मुझे देखने को मिलता है, कंपनी का मजबूत बिजनेस मॉडल तो देखने को मिलता ही मिलता है। इन सबके साथ साथ कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है और जो माइंडसेट ऑफ द मैनेजमेंट है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो वो भी मुझे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड और फ्यूचरिस्टिक दिखाई पड़ता है। तो मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है या नहीं है ये अलग की बात है, लेकिन हमारे रिसर्च का हिस्सा इनको डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मेरे साथ में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मैं उसके साथ में भी स्टॉक को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। मेरी खुद की रिसर्च है तो मैं उसमें भी थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास करूंगा, और ऐसे स्टॉक हमारे रिसर्च टेबल पे एक बार बिल्कुल से बिल्कुल आने चाहिए। बाकी स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। आप कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे या बेच देंगे उससे ना मुझे फायदा होगा और ना ही मेरा कोई नुकसान होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके स्टॉक की स्टडी करें, काम वही करें जो आपकी स्टडी के आधार पे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे आपको सही लगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।